हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित यादव और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना थर्ड एक्ट जो कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आई और इस एक्ट के अंदर क्या नई चीजों को लागू किया गया भारत के अंदर, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो ये एक्ट था, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे जिनको ठीक करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को लाया गया। उसके बाद पिट्स इंडियन एक्ट आया जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या हुआ और इसको सबसे पहले कौन लेके आया, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पिट्स इंडियन एक्ट था, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इम्पोज किया। इसको जो लेके आए वो ब्रिटिश के पीएम ही थे, जिनका नाम था विलियम पिट। विलियम पिट उनका नाम था, जिन्होंने इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर लागू कराया। इसके अंदर क्या ये एक्ट था और क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, इस एक्ट के अंतर्गत आई, उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई हुई थी, अब वो लोग दो चीजें काम कर रहे थे इंडिया के अंदर। कॉमर्शियल कॉमर्शियल मतलब एक तो वो व्यापार कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि ट्रेडिंग के पर्पस के लिए तो इनिशियली आए ही थे। दूसरी चीज, पॉलिटिकल पावर्स के ऊपर भी उनका पूरा दबदबा आ रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर शासन भी कर रहे थे। तो एक चीज व्यापार कर रहे हैं, दूसरा वो यहाँ पर शासन भी कर रहे हैं। तो वो दो चीजें कर रहे थे और करने वाला सिर्फ एक ही इंसान, जो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वही। तो आपके विलियम पिट ने क्या कहा कि दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए। कॉमर्शियल फंक्शंस को अलग देखेंगे और जो पॉलिटिकल फंक्शंस को है उनको अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां पर देखेगा। तो उन्होंने यहाँ पर दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन किया। जो कमर्शियल फंक्शंस थे, जो व्यापार कर रहे थे, उससे रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा, जिसका फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर। तो इसको तो सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, जिसका फॉर्मेशन हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठते थे, ये लोग बैठते थे लंदन के अंदर। वहां से बैठ के अपने रूल्स को लागू करते थे। और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे, मतलब जो वहां पर शासन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते थे, या कोई नया लॉ लाना पड़ता है या कोई नया कानून वो वहां पर लागू करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने एक नए बॉडी का, नए डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन किया, जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये टोटली न्यू बॉडी इन्होंने बनाई। ये इसका फॉर्मेशन भी, और ये भी कहां पर सिचुएटेड था, लंदन के अंदर ही सिचुएटेड था। अब देखो दो डिपार्टमेंट्स आ गए। एक तो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि सिर्फ कमर्शियल पर्पस को देखेगा। जो वहां पर ट्रेडिंग हो रही है, वहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कि भारत से ब्रिटेन भेजा जाएगा, इन सब चीजों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। बट वहां पर किस तरह से शासन करना है, इस चीज की पूरी पावर किसको दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दी गई। ठीक है। तो जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ये तो सिर्फ क्या देख रहा था, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर क्या कमर्शियल पर्पस किस तरह से कर रही है, क्या ट्रेडिंग कर रही है, उस चीज को देखने के लिए। बट जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये किसके अंडर था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंदर था। ठीक है। ये सिर्फ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये एकदम ब्रिटिश क्राउन के नीचे था। वहां जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर आता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ऐसा इन्होंने क्यों किया, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ ब्रिटिशर्स अमेरिका गए। ठीक है। जब वो वहां पर गए, तो उन्होंने वहां पर शासन करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने क्या किया, जब वो ब्रिटेन से अमेरिका गए, उन्होंने देखा वहां पर उनका खुद खूब ज्यादा मुनाफा हो रहा है। तो उन्होंने वहां पर रेवोल्यूशन जो आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जिसको अमेरिका रेवोल्यूशन जिस नाम से जाना जाता है, वो लोग वहीं बस गए और उन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट को कह दिया टाटा बाय बाय। क्योंकि क्या होता था, वो वहां पर जितना पैसा कमा रहे थे, जो लाइफस्टाइल वो जी रहे थे, तो वो जब उसमें से कुछ पैसा ब्रिटेन गवर्नमेंट को भेजने लगे,
तो उन्हें ये लगा कि अगर हम यहीं पे रहते और ये पैसा अपने पास ही रखते तो हम और भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे और ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तो क्या जरूरत है कि हमको अमेरिका से सारा ये जो हम यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो ब्रिटेन गवर्नमेंट को भेजे। तो वो अमेरिका में बस गए और उन्होंने वहां से कट ऑफ कर दिया ब्रिटेन गवर्नमेंट को। इस चीज को लेके ब्रिटेन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सख्त हो गई थी। उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही भारत के अंदर भी कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो ये काफी ज्यादा नुकसान की बात होगी ब्रिटेन गवर्नमेंट को और ब्रिटेन क्राउन को। इसी वजह से उन्होंने ये नई बॉडी बनाई थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसलिए वो पॉलिटिकल फंक्शंस को देख रही थी। तो आप समझ सकते हो कि अब इनको जब पता चल गया था कि जो ये लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं भारत के अंदर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ रहे हैं, तो इनकी पावर को अब कम करना था। नहीं तो ये कभी भी ब्रिटेन गवर्नमेंट को धोखा देके पावरफुल बन सकते थे। इसीलिए क्या किया, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को कम करना शुरू कर दिया। इसलिए पॉलिटिकल फंक्शन जितने भी थे, वहां शासन करने के लिए जितने भी नियम कानून थे, अब सीधा ब्रिटेन गवर्नमेंट से आने लगे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ओनली कमर्शियल पर्पस देख रहे थे और पूरा पॉलिटिकल कौन देख रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको हैंडल कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब ये दो चीजें बन गई तो ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बन गया, जिसको कमर्शियल पर्पस के लिए तो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है और पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। तो ये आपसे अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि कौन से एक्ट के अंतर्गत दो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों की वजह से यहां पर हमको कहा जाता है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट यहां पर आया था। कौन से एक्ट के अंतर्गत, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात हमको यहां से क्लियर हो गई थी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हो गई थी, थोड़ी सी सख्त हो गई थी। वो चाहती थी कि वो हर एक चीज के ऊपर अपना मुकाम रखे। तो इसलिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया लंदन में, जो कि सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर होता था। और वो चाहते थे कि अब वो वहां से चीजों को हैंडल करें। इसी चीज के अंतर्गत देखो अब क्या होता गया, जैसे हम आगे आएंगे तो जो आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन लोगों ने फॉर्मेशन किया, अब क्या हो गया, वो ही वहां से बैठे बैठे सुपरवाइज करते थे कि आप जो इंडिया के अंदर शासन कर रहे हो उसकी डायरेक्ट रिपोर्ट्स उनको पता चले। तो जितने भी सिविल डिसीजंस होते थे या मिलिट्री डिसीजंस होते थे और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो सीधा ब्रिटेन गवर्नमेंट को दिया जाने लगा। ठीक है, तो अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया वो तीन चीजों पर ध्यान रखता था, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, कि वहां कितना जनरेट हो रहा है, ये चीजों की रिपोर्ट भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आने लगी। ठीक है, क्योंकि आपको जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहां के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अब चिंता में थी कि अगर जैसे अमेरिका में हुआ वैसे भारत में हो गया तो कोई फायदा नहीं होगा कि वहां से लोगों को वहां अपॉइंट किया जाए, क्योंकि वो लोग वहां जाके खुद का ही शासन शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने इन तीनों चीजों को, जो मेन होती थी, सिविल वहां के जितने भी हैं, जितने पुलिस वहां पर पुलिस वाले अधिकारी जितने भी अपॉइंट किए जाएंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। मिलिट्री जितनी भी है उन सबको, वहां पर जितनी भी ब्रिटेन की मिलिट्री थी उन सबको भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही अब अपॉइंट करेगी। अब देखो क्या हुआ, अभी तक जैसे भारत के अंदर जहां जहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी टेरिटरीज बना दी थी, ठीक है, जहां पर भी वो अपनी फतेह जीत चुके थे, तो अब वो वहां पर ये चाहते थे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ना जाना जाए, वो ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया के नाम से जाना जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश का नाम वहां पर रहना चाहिए। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नाम भी वहां पर रख सकती थी। इसी वजह से पहली बार ऐसा हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज थी उनको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया के नाम से वहां पर जाने जाने लगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस नाम से उनको जानने लगे थे कि अब वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑल्सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके पास मेन कंट्रोल रखा गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके वहां पर क्या क्या अफेयर्स हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, शासन कैसे करना है, इस चीज का सुप्रीम कंट्रोल किसके पास था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया था।
ठीक है। तो मेनली जो पिट्स एक्ट इंडियन एक्ट है, इसके अंदर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ पावर्स को कम कर दिया गया और इस चीज को पूरा कस लिया गया किसने, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ दोबारा ऐसा धोखा हो जो कि अमेरिका रेवोल्यूशन की वजह से उनको फेस करना पड़ा था। ठीक है। अब इसी एक्ट के बाद जस्ट 2 साल बाद एक्ट ऑफ 1786 आता है। ठीक है। हमको पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जिनको अपॉइंट किया गया था वॉन हेस्टिंग्स को, अब उनकी जगह एक नए गवर्नर जनरल को डाला गया जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये जो इंसान को वहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, ये नए आए थे वहां पर, इनको उस पोजीशन पे आने के लिए 2 शर्तों को मंजूर किया गया। इन्होंने 2 शर्तें रखी कि भाई अगर आप मुझे इस पोस्ट पे लाना चाहते हो, अगर आप मुझे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाना चाहते हो, तो मेरी 2 शर्तें हैं। अगर मेरी वो दोनों शर्तें मान लोगे तो ही मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनूंगा। पहली चीज, आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की टीम बनाई गई थी। तो इनका क्या कहना था कि अगर ये कोई डिसीजन लेते हैं, अगर वो जो 4 मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अगर वो मेरी बात से नहीं मानते हैं या फिर कोई कोई डिसीजन मैं उनके ऊपर भी होके ले सकता हूँ। जैसे अगर कोई एक डिसीजन लेना है कि आपको इस जगह से इतना कर लेना चाहिए, इतना रेवेन्यू लेना है, अगर वो 4 लोग कहते हैं हम इतना यहाँ से नहीं ले सकते, तो ये अपनी मर्जी से उसको बढ़ा और कम कर सकते थे। ठीक है। तो इनकी पहली शर्त ये थी कि वो जो 4 मेंबर्स हैं उनके ऊपर आके वो एक डिसीजन ले सकते हैं और वो चारों उस चीज को मान्य करेंगे। दूसरी चीज, भारत में बहुत जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के जवान फैल चुके थे, आर्मी स्टेबलाइज हो चुकी थी, तो वो चाहते थे कि जितनी भी आर्मी इंडिया के अंदर अभी ब्रिटिश की है या फिर जो इंडिया के लोग भी उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके अंदर भर्ती होके उन सबका डिफरेंट डिफरेंट जगह के जितने भी आर्मी थे उन सबका एक कमांडर इन चीफ बनाया जाए, वो भी इनको ही बनाया जाए। तो इन्होंने बोला भाई मुझे आप कमांडर इन चीफ बनाइए जितनी भी आर्मी अभी इंडिया में है उनकी, ताकि मैं उन सबका डिसीजन मैं ले सकूं और मेरे पास इतनी पावर हो। तो एक्ट ऑफ 1786 से हमें क्या पता चला, एक नया गवर्नर जनरल आया जिनका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उन्होंने अपनी 2 शर्तें रखी थी। पहली चीज कि जो मेरे 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, मैं उनके ऊपर आके भी कोई डिसीजन ले सकता हूं और वो मेरे डिसीजन को मान्य करेंगे। दूसरी चीज, भारत में जितनी भी आर्मी है, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री हो, उन सब के ऊपर एक आदमी होगा जो कि मैं हूंगा, और मुझे एक नई पोस्ट दी जाए, दैट इज कमांडर इन चीफ के नाम से मैं जाना जाऊं, ताकि मैं उनके ऊपर अपने नियमों को लगा सकूं। तो ये 2 चीजें हैं जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एक्ट को पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग टोटल 3 एक्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने एक छोटा सा एक्ट होता है एक्ट ऑफ 1786 जो कि उसके 2 साल बाद आया था, जिसके अंदर नया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट भी है, आपसे पूछा जा सकता है कि नए गवर्नर जनरल कौन आए थे, या फिर पूछा जा सकता है सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, क्योंकि यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्ट के अंदर इनका नाम भी आ रहा है और ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ भी थे इंडिया में, इसीलिए आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच।